कलुआ के खेत में लकड़ियां जलाए हुए बैठा था। कलुआ भाई, वैसे तो सर्दी के समय में कोहरा रात में पड़ता ही है, लेकिन आज रात धुंध कुछ ज्यादा नहीं है। तू सही कह रहा भीमा। कलुआ भाई, मुझे लगता है कि हम दोनों को आज रात खेत में आना ही नहीं चाहिए था। इतनी सर्दी में तो घर पर कंबल ओढ़ के सोने में ही आनंद आता है। मुझे भी कोई शौक नहीं है भीमा, लेकिन सर्दी में अक्सर जंगली जानवर खेत में घुसकर फसल खराब कर देते हैं। पिछली बार जब जंगली जानवर तेरे खेत में घुसे थे ना, तब मैं भी सर्दी में तेरे खेत की रखवाली करने के लिए तेरे साथ बैठा हुआ था। अरे कलुआ भाई, तुम तो बुरा मान गए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। बस न जाने क्यों मुझे आज ये बढ़ी हुई धुंध बड़ी ही अजीब सी लग रही है। भीमा ने इतना कहा ही था कि तभी किसी स्त्री के चीखने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। आवाज इतनी भयानक थी कि कड़कड़ाती हुई ठंड में भीमा और कलुआ के शरीर पर पसीने की धाराएं बहने लगीं। कलुआ भाई, क्या तुमने चीख सुनी? जाने किस औरत की चीखने की आवाज थी? तभी अचानक से तेज घुंघरू की आवाज उन दोनों के कानों से टकराई। कलुआ तुरंत घुंघरुओं की आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगा। ये देख भीमा डरते हुए बोला, कलुआ भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से नहीं उठना चाहिए। अरे तू यहीं बैठ भीमा, मैं अभी आता हूँ। हो सकता है कोई औरत मुसीबत में हो। कलुआ घुंघरुओं की आवाज का पीछा करता हुआ एक पेड़ के नजदीक जा पहुंचा, मगर सामने एक दृश्य देखकर कलुआ आश्चर्य में पड़ गया। पेड़ के नीचे एक बेहद सुंदर युवती काले वस्त्र पहने हुए कलुआ को प्रेम भरी नजरों से देख रही थी। कौन हो तुम, और इतनी रात गए इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या कुछ देर पहले तुम ही चिल्लाई थी? और तुम्हारा नाम क्या है? कलुआ की बात सुनकर वो सुंदर युवती रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, एक बार में इतने ढेर सारे सवाल कर दोगे तो फिर मैं जवाब कैसे दे पाऊंगी? मैं कौन हूँ तुम्हें कुछ देर बाद पता लग जाएगा। और हाँ, अभी कुछ क्षण पहले ही मैं चिल्लाई थी। और रहा सवाल मेरे नाम का, तो मेरे कई नाम हैं। उस सुंदर युवती की बात सुनकर कलुआ बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से बुलाया गया है, लेकिन मेरा सबसे प्रसिद्ध नाम यक्षिणी है। यक्षिणी? यह कैसा नाम है? वैसे तो ये मेरा नाम है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत है। इतना बोलकर यक्षिणी का सुंदर चेहरा एक भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और उसका चेहरा किसी कोयले की तरह काला पड़ गया। अचानक यक्षिणी ने अपने पंजे कलुआ के सीने में गाड़ दिए। कलुआ की दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंजने लगी। कलुआ की चीख सुनकर भीमा बुरी तरह से घबरा उठा। ये तो कलुआ भाई, ये तो कलुआ भाई के चीखने की आवाज है। इतना बोलकर भीमा कलुआ की चीख की दिशा की ओर दौड़ने लगा। कुछ ही देर में भीमा ने देखा कि कलुआ की लाश झाड़ियों में पड़ी थी। अगले दिन कलुआ की लाश जगतपुर गांव के इर्द गिर्द जगतपुरा गांव किसान खड़े हुए थे। उनमें जगतपुर गांव का ठाकुर विक्रम भी था। ठाकुर विक्रम डरे हुए भीमा की ओर देखकर बोला, जहाँ तक मुझे पता लगा है तो तुम अपने मित्र कलुआ के साथ उसके खेत की रखवाली कर रहे थे, और तुम कह रहे हो कि तुमने देखा ही नहीं कि तुम्हारे मित्र को कौन मारकर चला गया। ठाकुर साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं और कलुआ बातें कर रहे थे कि तभी हम दोनों के कानों में किसी औरत की चीख टकराई। चीख सुनकर जो है कलुआ भाई चीख की दिशा की ओर चल पड़े।
मैंने ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माने। और जो है, कुछ देर बाद कलवा भाई की चीखें मेरे कानों में टकराई, और जब मैं दौड़ते हुए पहुंचा तो मेरे सामने कलवा भाई की लाश पड़ी हुई थी। भीमा की बात सुनकर गांव का मुखिया डरता हुआ ठाकुर विक्रम से बोला, ठाकुर साहब, कलवा की स्थिति बता रही है कि इसकी हत्या किसी इंसान ने नहीं की। तुम कहना क्या चाहते हो? ठाकुर साहब, मुझे विश्वास है कि इसकी हत्या जरूर किसी चुड़ैल या पिशाचिनी ने की है। बात तो तुम सही कह रहे हो। जब मैंने कलवा की लाश को पहली बार देखा तब मुझे भी यही लगा था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने एक साधु महाराज को यहाँ पर बुलवाया है, जो कुछ ही देर में हमारे गांव में आ जाएंगे। इतना बोलकर ठाकुर विक्रम अपनी हवेली चला गया। ठाकुर विक्रम को चिंतित अवस्था में देखकर उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? ठाकुर विक्रम सारी घटना बताते हुए बोला, रुक्मणी, कलवा की जिस तरह से हत्या हुई है, मुझे शक है कि यह हत्या किसी चुड़ैल या पिशाचिनी ने ही की है। आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा बड़ा बेटा बलदेव भी यहाँ पर नहीं है। बलदेव को तो मैं समझा समझा के थक गया हूँ रुक्मणी। पता नहीं वो अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा। इतना बोलकर ठाकुर विक्रम अपने कमरे की ओर बढ़ गया। ठाकुर विक्रम अपने कमरे के अंदर घुसा ही था कि तभी उसके कानों में किसी लड़की की मधुर आवाज टकराई। कैसे हो ठाकुर? तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता। आवाज सुनकर ठाकुर विक्रम ने चौंकते हुए जैसे ही पलटकर देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। उसके सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। कौन हो तुम? और तुम मेरे कमरे में कैसे आई? तभी तेज हवा के झोंके के साथ ठाकुर विक्रम के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देख ठाकुर विक्रम बुरी तरह से डर गया। तुम तो ठाकुर हो, तुम्हारे ऊपर डर शोभा नहीं देता। मैं वही हूँ जिसने कलवा को मौत के घाट उतारा। विश्वास करो, उसका ताजा खून इतना स्वादिष्ट था, अभी भी उसके खून का जायका मेरी जुबान पर है। अब देखती हूँ तुम्हारा खून कैसा है, लेकिन तुम्हें मरने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे यक्षिणी कहते हैं। इतना बोलकर यक्षिणी का चेहरा फिर से भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। कुछ ही देर में ठाकुर विक्रम की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। यक्षिणी ठाकुर विक्रम के शरीर का सारा खून पीकर काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गई। अपने पति की चीख सुनकर रुक्मणी जैसे ही अपने कक्ष में आई, अपने पति की भयानक अवस्था में पड़ी लाश को देखकर बेहोश हो गिर पड़ी। कुछ देर बाद रुक्मणी की जब आंख खुली तो उसने देखा उसका बेटा बलदेव खड़ा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है माँ, आपको होश आ गया। तुम्हारे पिता को न जाने कौन मारकर चला गया। रुक्मिणी ने देखा कि उसके पति की लाश को एक साधु बहुत गौर से देख रहे थे। साधु रुक्मिणी की ओर देखकर बोले, मुझे तुम्हारे पति ने ही यहाँ पर बुलवाया था। तुम्हारे पति की हत्या हूबहू उसी प्रकार से की गई है जिस तरह कल रात कलवा की हत्या की गई थी। साधु महाराज, मेरे पति कलवा की लाश को देखकर ही हवेली आए थे और मेरी आंखों के सामने कमरे में चले गए। कुछ क्षण बाद उनकी चीखें मेरे कानों से टकराईं। जब मैं दौड़ती हुई कमरे में आई तो कमरे में कोई नहीं था और मेरे पति की लाश यहाँ पड़ी थी। कलवा और ठाकुर की लाशों की भयानक स्थिति को देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि कलवा और ठाकुर की हत्या एक यक्षिणी ने की है। आप कहना क्या चाहते हैं साधु महाराज? मनुष्य यक्षिणी को प्रसिद्ध और धन प्राप्ति के लिए सिद्ध करता है, मगर इस गांव में किसी ने यक्षिणी को केवल बदला लेने के लिए सिद्ध किया है, जो कि बहुत घातक है। कलवा की हत्या हो जाना और तुम्हारे पिता की उनके कक्ष में ही हत्या हो जाना आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है।
तो फिर कुछ कीजिए साधु महाराज, आप तो पहुंचे हुए साधु हैं। यक्षिणी का अंत करना इतना आसान नहीं होता बच्चा। सबसे पहले हमें उस व्यक्ति का पता लगाना होगा जिसने यक्षिणी को सिद्ध किया है। जब तक उसका पता नहीं लग जाता हम कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलकर साधु रुक्मिणी की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, क्या तुम्हें किसी पर शक है? मेरे पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे परिवार में मेरा बड़ा बेटा बलदेव है और मेरा छोटा बेटा आर्यन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता है। मेरे पति के छोटे भाई ठाकुर विजेंद्र प्रताप जरूर एक बिगड़ैल व्यक्ति थे, मगर मेरे पति ने तो उसे बरसों पहले हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। यक्षिणी की साधना किसने की है, इस बात का पता लगाने के लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा। मैं वही करने जा रहा हूं। अपने पिता के बाद तुम ही इस गांव के ठाकुर हो, इसलिए गांव के लोगों के जान माल की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। गांव में सबसे बोल देना कि कोई भी रात के समय बाहर ना निकले। और हां, तुम्हारी मां ने बताया कि तुम्हारा छोटा भाई आर्यन शहर में रहता है। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता उसे किसी भी कीमत पर यहां नहीं बुलाना। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। अगले दिन बलदेव ने नम आंखों से अपने पिता ठाकुर विक्रम का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के 3 दिन बाद रात का काला भयानक सन्नाटा चारों ओर फैला था। आर्यन एक घने जंगल में खड़ा हुआ हक्का बक्का इधर उधर देखते हुए अपने आप से बोला, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, फिर मैं अचानक जंगल में कैसे आ गया? तभी आर्यन के कानों में किसी स्त्री का भयानक घुर्राहट भरा स्वर टकराया। कड़कड़ाती हुई सर्दी में आर्यन का शरीर पसीने से नहा गया। आर्यन कांपते हुए अपने आप से बोला, अरे, इतनी भयानक आवाज किसकी है? तभी आर्यन को महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। आर्यन घबराता हुआ इधर उधर देखने लगा। तभी आर्यन की नजर एक पेड़ पर चली गई। उस पेड़ के ऊपर एक बड़ी ही भयानक दिखने वाली औरत उल्टी लटकी थी जो उसे ही घूरे जा रही थी। आर्यन कांपता हुआ उसकी ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? कौन हो? यक्षिणी, जिसे तेरा ही इंतजार था। तभी उस पेड़ के ऊपर से एक लाश आर्यन के सामने गिर पड़ी। उस लाश को देखकर आर्यन बुरी तरह से घबरा गया। ओह माय गॉड, ये तो मेरे पिता ठाकुर विक्रम सिंह की लाश है। ऐसे कैसे हो सकता है? तभी यक्षिणी की भारी आवाज जो कि पेड़ के ऊपर लटकी हुई थी आर्यन के कानों में टकराई। आ जाओ आर्यन, जल्दी से आ जाओ। तुम तो इतने दुर्भाग्यशाली हो कि अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। देखो तुम्हारे पिता तुम्हारी इस बात से कितने नाराज हैं। यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से ठाकुर विक्रम की लाश उठकर खड़ी हो गई और क्रोधित अवस्था में आर्यन को देखने लगी। तभी अचानक आर्यन की आंख खुल गई। आर्यन ने देखा कि वो अपने कमरे में था। आर्यन लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगा। तभी वहां पर आर्यन की पत्नी दिशा आ पहुंची। क्या हुआ आर्यन, तुम तो सो रहे थे और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? एसी फुल चल रहा है, रूम का टेम्परेचर इतना ठंडा है, इसके बावजूद भी तुम्हारे माथे से पसीने की बूंदें कैसे टपक रही हैं? आर्यन अपने भयानक सपने के बारे में दिशा को बताते हुए बोला, सपने में जो औरत पेड़ के ऊपर उल्टी लटकी हुई थी, उसका भयानक चेहरा देखकर मैं अभी भी कांप रहा हूँ। तुम भी आर्यन एक सपने को लेकर इतना परेशान हो गए? अरे सपने तो सपने होते हैं, डरावना सपना समझकर भूल जाओ। नहीं दिशा, सपने में मैंने अपने पिताजी की लाश को देखा है जो भयानक अवस्था में थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पिता को किसी ने चीर फाड़ कर रख दिया हो। और 3 दिनों से मैं पिताजी को लगातार फोन कर रहा हूं, मगर वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे और ना ही मेरी माँ। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कम ऑन आर्यन, हम दिल्ली में रहते हैं, अमेरिका में नहीं, और जगतपुरा गांव यहाँ से केवल 6 घंटे की दूरी पर है।
अगर तुम्हारा मन घबरा रहा है तो हम आज ही चलते हैं। कुछ घंटे बाद आर्यन की कार एक पहाड़ी इलाके की सड़क पर दौड़ी जा रही थी। दिशा आर्यन की ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी थी। अब यहाँ से कितनी दूर रह गया है जगतपुर गांव? बस हम पहुंचने ही वाले हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आर्यन की कार के सामने आकर खड़ा हो गया। आर्यन तुरंत कार को ब्रेक लगाता है। चाचा जी, ये क्या हरकत है? आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? पिताजी ने मुझे बताया था कि आपने उनकी संपत्ति में हेरा फेरी करके सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया और पिताजी ने आपको धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। अब मेरी बात सुनो आर्यन, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, हट जाइए रास्ते से। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। इतना बोलकर आर्यन अंदर बैठ गया और कार को अपने गांव जगतपुरा की ओर दौड़ा दिया। तुम तो बता रहे थे कि तुम्हारे चाचा जी को तुम्हारे पिता ने हवेली से बाहर निकाल दिया था, फिर वो तुमसे क्या बात करने आए थे? हाँ, निकाल दिया था। मुझे उनकी कोई भी बात नहीं सुननी। कुछ ही देर में आर्यन अपनी पत्नी दिशा के साथ अपनी हवेली के अंदर खड़ा था। आर्यन को अचानक वहां आया देख उसकी माँ चौंकते हुए बोली, तुम्हें यहाँ आने से पहले यहाँ फोन करना चाहिए था। ये क्या कह रही हो माँ? तुम्हें मुझे देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे अचानक यहाँ देखकर तुम घबरा क्यों गई? आर्यन, अभी और इसी समय शहर वापस लौट जाओ। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं अभी के अभी वापस लौट जाऊं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं पिताजी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि कल रात मुझे एक बहुत ही भयानक सपना आया। आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी रुक्मिणी के चेहरे पर डर झलकने लगा। कैसा सपना? आर्यन अपने सपने के बारे में अपनी माँ को बताता हुआ बोला, मैंने सपने में एक भयानक औरत को देखा और अपने पिता की लाश को देखा। तब से ही मेरे मन में बहुत ही बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। माँ, कहाँ है पिताजी? आर्यन की बात सुनकर रुक्मिणी फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन, तुम्हारे पिताजी 3 दिन पहले इस संसार को छोड़कर चले गए। किसी ने उनकी बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। ये सुनकर आर्यन और दिशा बुरी तरह से चौंक गए। ये क्या कह रही हो माँ? पिताजी की किसी ने हत्या कर दी और पिताजी 3 दिन पहले ही इस संसार को छोड़कर चले गए, और आपने मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा? साधु महाराज बोलकर गए हैं कि इस गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमने इसी डर से तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। बेटा, खतरा अभी भी टला नहीं है। वो भयानक बला अभी भी इस गांव में टहल रही है। तुम यहाँ से अभी वापस चले जाओ। तभी आर्यन को कुछ याद आ गया। माँ, यहाँ आते वक्त मेरी कार के सामने अचानक चाचा जी आकर खड़े हो गए थे। मुझे तो तुम्हारे चाचा जी पर ही शक है आर्यन, क्योंकि वही तुम्हारे पिता से बहुत ज्यादा जलते थे। तभी वहाँ बलदेव आ पहुँचा। बलदेव के आते ही दिशा रहस्यमयी अंदाज में रुक्मिणी से बोली, सुना है कि यक्षिणी जिसके पीछे पड़ जाती है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यक्षिणी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर यक्षिणी आर्यन को मारना चाहती है तो उसे मरना ही होगा। ये सुनकर रुक्मिणी और आर्यन बुरी तरह से चौंक पड़े। अचानक दिशा का चेहरा यक्षिणी के भयानक रूप में बदल गया। कौन हो तुम? मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है कि शहर से यहाँ तक तेरी पत्नी साथ आई है? तेरी पत्नी को तो मैं कल रात में शहर में ही मार चुकी हूँ। चाहती तो तुझे भी मार सकती थी, लेकिन मुझे आदेश दिया गया था कि तुझे उस व्यक्ति की आंखों के सामने मारा जाए जिसने मुझे सिद्ध किया है। आखिर किसने तुम्हें सिद्ध किया है? तभी वहाँ पर वो साधु आ पहुँचा और चीखते हुए आर्यन की ओर देखकर बोला, उससे दूर हट जाओ आर्यन। यक्षिणी को सिद्ध किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई बलदेव ने किया है। बलदेव की आंखों में क्रोध झलकने लगा और वो चीखते हुए बोला, हाँ, मैंने किया है, क्योंकि आर्यन मेरा सगा भाई नहीं है और ना ही रुक्मिणी मेरी सगी माँ। मैं अपनी माँ की पहली संतान हूँ। मेरे पिता ने रुक्मिणी के साथ दूसरा विवाह किया
मैं नहीं चाहता था कि मेरी संपत्ति का एक छोटा सा टुकड़ा भी आर्यन को मिले। मैंने इसके लिए पिताजी से बात की थी, मगर पिताजी ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और इसीलिए मैंने बदला लेने की एक नई तरकीब सोची। मैंने यक्षिणी को सिद्ध किया। मैं जानता था कि मेरे परिवार का या गांव का कोई भी सदस्य मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। सबका शक मेरे चाचा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप पर जाएगा। अब मेरी समझ में आया, चाचा जी मुझे सावधान करने के लिए अचानक से मेरे कार के सामने आ गए थे। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। तो तूने संपत्ति के लिए अपने पिता की जान ले ली। ओए, मेरी संपत्ति के बीच में जो भी आएगा वह मारा जाएगा। मैंने यक्षिणी से सौदा किया था कि वो मेरे दुश्मनों को समाप्त करेगी और बदले में वो मेरे सारे गांव वालों को मारकर उनका खून पिएगी। ये गांव यक्षिणी की संपत्ति नहीं है, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि जब तक तू जीवित रहेगा यक्षिणी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए तुझे अब मरना पड़ेगा। भीमा कलुआ के खेत में लकड़ियां जलाए हुए बैठा था। कलुआ भाई, वैसे तो सर्दी के समय में कोहरा रात में पड़ता ही है, लेकिन आज रात धुंध कुछ ज्यादा नहीं है। तू सही कह रहा भीमा। कलुआ भाई, मुझे लगता है कि हम दोनों को आज रात खेत में आना ही नहीं चाहिए था। इतनी सर्दी में तो घर पर कंबल ओढ़ के सोने में ही आनंद आता है। मुझे भी कोई शौक नहीं है भीमा, लेकिन सर्दी में अक्सर जंगली जानवर खेत में घुसकर फसल खराब कर देते हैं। पिछली बार जब जंगली जानवर तेरे खेत में घुसे थे ना, तब मैं भी सर्दी में तेरे खेत की रखवाली करने के लिए तेरे साथ बैठा हुआ था। अरे कलुआ भाई, तुम तो बुरा मान गए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। बस न जाने क्यों मुझे आज ये बढ़ी हुई धुंध बड़ी ही अजीब सी लग रही है। भीमा ने इतना कहा ही था कि तभी किसी स्त्री के चीखने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। आवाज इतनी भयानक थी कि कड़कड़ाती हुई ठंड में भीमा और कलुआ के शरीर पर पसीने की धाराएं बहने लगीं। कलुआ भाई, क्या तुमने चीख सुनी? जाने किस औरत की चीखने की आवाज थी? तभी अचानक से तेज घुंघरू की आवाज उन दोनों के कानों से टकराई। कलुआ तुरंत घुंघरुओं की आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगा। ये देख भीमा डरते हुए बोला, कलुआ भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से नहीं उठना चाहिए। अरे तू यहीं बैठ भीमा, मैं अभी आता हूँ। हो सकता है कोई औरत मुसीबत में हो।